हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के सेकेंड पार्ट को करना है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन का सिर्फ चर्चा किए थे। यहाँ पर भी यही चीज है। देखिए, एटॉमिक साइज अगर हम लोग देख रहे हैं और ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर है, एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और इधर एटॉमिक साइज है। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। पिछले क्लास में भी देखे थे कि ये डिक्रीज तो करेगा, मैग्नीज पर आकर के थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद साइज घट बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब और इसके बाद जिंक, कॉपर और जिंक के बाद साइज बढ़ता है। तो इस तरह का ग्राफ आएगा जिसमें ये झूला एकदम ऐसे लग रहा है, झूले की तरह ये ग्राफ है। पहले एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, लास्ट में आकर के ये कोबाल्ट, निकेल, इस सब जगह पर एटॉमिक साइज में कोई खास वेरिएशन नहीं है और उसके बाद ये साइज क्या हो रहा है, फिर से बढ़ गया। ये पैटर्न जो है 3D, 4D, 5D सब में पाया जाएगा, लेकिन ये तो पिछले क्लास में ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोगों को क्या देखना है कि 5D और 4D का साइज जो है ये आपस में काफी सिमिलर है, लगभग बराबर ही है ना। ये क्यों हो रहा है? जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम आर सिमिलर व्हाई, तो इसका एक नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन हाफनियम में ही क्यों होता है? क्योंकि हाफनियम 6 पीरियड का एलिमेंट है। देखिए, यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। हाफनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये पहला ऐसा एलिमेंट है जहां पर A4F14 जो है फिल हो रहा है। 5D फिलिंग के देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4F बिफोर 5D। तो 4F का जो शील्डिंग पावर होता है वो बहुत कम होता है। शील्डिंग पावर क्या है? शील्डिंग पावर मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल करने की जो क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग है। सबसे ज्यादा S का होता है, उससे कम P का होता है, उससे कम D का होता है। सबसे खराब शील्डिंग किसके पास है? F के पास। और F में ही चला गया है। 5D में 2 इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 14 इलेक्ट्रॉन चला गया है। कहां पर? 4F में चला गया है और इसका शील्डिंग है बहुत पुअर। इस वजह से जब शील्डिंग पुअर होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा होता है। तो सिग्मा अगर पुअर होगा तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और स्ट्रॉन्गर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने श्रिंक कर गया, साइज को ये घटा रहा है। इस तरह का जो फेनोमेना है वह कहां पर होता है? 6 पीरियड में होता है। लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स में होता है ना, जो 5D सीरीज एलिमेंट्स हैं उनमें होता है। क्योंकि लैंथेनम के बाद वाले में होता है तो इस तरह की कंट्रैक्शन को हम लोग लेंथ एंड वाइड कंट्रैक्शन कहते हैं, है ना। देखिए ना, लैंथेनम 57 है और उसके बाद डायरेक्ट 72 आ गया। तो बीच का जो 14 एलिमेंट है वो कहां चला जाता है? F ब्लॉक में, लेंथ एंड वाइड में चला जाता है ना। तो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि जिरकोनियम और हाफनियम, जिरकोनियम ऊपर वाला है मतलब ये 4D सीरीज का है, हाफनियम 5D सीरीज का है। तो पीरियड नंबर तो बढ़ रहा है। पीरियड नंबर के बढ़ने से जितना साइज बढ़ रहा है ना, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन लगभग उतना से ही साइज को डिक्रीज कर दिया। तो जितना से बढ़ा, पीरियड के बढ़ने से साइज बढ़ा, लगभग उतना ही से डिक्रीज कर दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? ना तो बढ़ा और ना ही घटा, एटॉमिक साइज लगभग सेम रह गया। यही कारण है कि जिरकोनियम और हाफनियम का साइज क्या हो जाता है? लगभग बराबर हो जाता है। जिरकोनियम 159 पिकोमीटर का है और हाफनियम जो है ये 160 पिकोमीटर का होता है, तो यह 159 पिकोमीटर का हो जाएगा। तो देख लीजिए। अच्छा, यही जिरकोनियम और हाफनियम ही नहीं, ये सब पूरा सीरीज में जो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप का बात करेगा, इस पूरे सीरीज में इनका साइज लगभग क्या है? बराबर ही है। तो इस चीज को हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखिए, साइज जो हम लोग देख रहे हैं पीरियड में बहुत ज्यादा घटता है। देखिए, ये डिक्रीज कर रहा है
यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ, यहाँ पर लगभग सेम रह गया, यहाँ पर इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ा एटम स्कैंडियम है और इसका साइज 164 पिकोमीटर है, जबकि जो सबसे छोटा है ये आयरन कोबाल्ट निकेल वाले हैं, ये 126 पिकोमीटर के आसपास रहते हैं। तो ये लगभग 40 पिकोमीटर, एक पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12 मीटर होता है। आप सोच सकते हैं उसमें भी 40 पिकोमीटर में ही ये सब है। तो इनके साइज में कोई खास डिफरेंस होता नहीं है, घटता है लेकिन वो बहुत ज्यादा, जैसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में साइज ज्यादा से घटता है, यहाँ पर थोड़ा ही घट रहा है। तो साइज लगभग एक दूसरे का है ना विदिन 15% है। इसी वजह से ये लोग एलवाई का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एलवाई का फॉर्मेशन, एलवाई कौन कौन होता है, जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है। कॉम्बिनेशन भी देख लीजिए, इसमें स्टेनलेस स्टील में तो बहुत सारा होता है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, बहुत सारा, वेनेडियम, मैंगनीज, ये सब डाला जाता है। ठीक है, तो ये स्टेनलेस स्टील है। ब्रास में देखिए कॉपर और जिंक होता है, ब्रॉन्ज में देखिए कॉपर और टीन होता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक के साथ साथ निकेल भी होता है। तो ये सब है। देखिए एलवाई होता क्या है ये हम लोगों को जानना है। एलवाई आर होमोजीनियस, कलर चेंज कर देते हैं। एलवाई क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें एक ट्रांजिशन मेटल का एटम स्कैटर्ड रहता है दूसरे ट्रांजिशन मेटल एटम के बीच में, मतलब ये मिक्सिंग हो जाता है। हालांकि तो इस तरह से ये मिक्सिंग कौन कर पाता है, वैसे ट्रांजिशन मेटल ही एलवाई का फॉर्मेशन कर पाते हैं जिनका रेडियस एक दूसरे के लगभग 15% से, मतलब कोई अगर बड़ा है तो 15% से बड़ा है, कोई छोटा है तो 15% से छोटा है, मतलब साइज में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इस तरह का एलवाई है। ये देख रहे हैं आप, ये वाले जो हमने दिखाया है, ये जिसको अभी हम व्हाइट कर रहे हैं, मान लीजिए यह एक ट्रांजिशन मेटल है इस तरह का, और इसमें कहीं कहीं पर ये जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है ये दूसरे ट्रांजिशन मेटल हैं। तो ये जब आकर के इसमें मिक्स करेंगे तो एलवाई का फॉर्मेशन होगा। एलवाई के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये जिस मेटल से बने हैं उससे ज्यादा हार्ड होता है, केमिकली थोड़ा कम रिएक्टिव या इनर्ट हो जाता है ना। इसके अलावा इनकी कंडक्टिविटी लगभग सेम ही रह जाती है ना। तो ये सब इसमें केमिकल इनर्टनेस भी आ गया, जिससे इसका क्या होता है, इसमें रस्टिंग वस्टिंग ज्यादा नहीं हो पाता है। एलवाई में नहीं देखते हैं, स्टील में रस्टिंग नहीं होता है, स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये केमिकली इनर्ट है, इनर्टनेस से ये फायदा हो जाता है, इनका हार्डनेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए एलवाई। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं उनका चूंकि साइज में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टेड रहते हैं किस काम के लिए, एलवाई फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये एलवाई का फॉर्मेशन करते हैं कौन, ट्रांजिशन मेटल, इन्हीं का नेचर है। एक ट्रांजिशन मेटल दूसरे ट्रांजिशन मेटल के साथ कर सकता है या नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ भी कर सकता है। लेकिन इसके आगे एक और आता है जिसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है, देखिए ये क्रिस्टल बना हुआ है और इसके वॉइड में ये छोटे छोटे एटम आकर के यहाँ पर ट्रैप्ड हो गए हैं, ये ट्रैप्ड हो गए हैं। अब इनकी संख्या स्टोइकियोमेट्री के अनुसार नहीं होती है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि स्मॉल साइज एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन etc जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं या फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं, वो इंटरस्टिशियल साइट्स वॉइड या होल्स को, जो क्रिस्टल में ये छोटे छोटे जगह दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ये वाला जगह, इसमें आकर के वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं क्रिस्टल के अंदर। लेकिन ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इनका जो बॉन्ड बनता है ना, इनका जो बॉन्ड बनेगा ना तो वो टिपिकली आयनिक होता है ना ही टिपिकली वो कोवेलेंट होता है। एक अजीब तरह का बॉन्डिंग है और इनका संख्या का जो रेशियो है वो भी ये मत समझिएगा कि जैसे आइडियल रेशियो होता है 1:2, 2:3 है ना, 1:3, इस तरह का कोई रेशियो नहीं आने वाला। ये रेशियो गजब तरीका का आएगा। जैसे देखिए Ti टाइटेनियम हाइड्राइड है, इसका क्या हो जाएगा TiH1.7। ये मैग्नीज का नाइट्राइड है, ये क्या होगा Mn4n। ये टाइटेनियम कार्बाइड है, Fe3H है ना, ये वैनेडियम का हाइड्राइड है, देख लीजिएगा। इनका जो रेशियो है
ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है, लेकिन ये बड़े काम के कंपाउंड है, इनका भी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये सब डायमंड के जैसा, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो लगभग उन्हीं को ये अप्रोच करते हैं हार्डनेस में, किसको, डायमंड को। केमिकली ये भी इनर्ट होते हैं और इनका भी कंडक्टिविटी लगभग मेटल के जैसा ही होता है। तो देखिए ट्रांजिशन मेटल एलॉय भी बनाता है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है जिसमें एटम का रेशियो आइडियल रेशियो से मैच नहीं करता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए डेंसिटी भी पूछा जाता है, तो आप जान रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो मास बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, तो ओवरऑल बढ़ता है। ये तो ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं बढ़ता है, लेकिन जिंक एक एक्सेप्शन है जहां पर जिंक क्या करेगा, उसका डेंसिटी घट जाता है। क्योंकि आप पढ़े हैं साइज, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एटॉमिक साइज का ग्राफ घट रहा था, लास्ट में जिंक पर जाकर के बढ़ जा रहा था। तो साइज बढ़ जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो जिंक का डेंसिटी जो है ये यहाँ से मैग्नीज आयरन वगैरह से भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। वैसे तो लेफ्ट टू राइट डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन लास्ट में जाकर जिंक की जगह पर जिंक का डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, आयनिक रेडियाई। देखिए अगर सेम चार्ज है तो साइज डिक्रीज करेगा स्मूथली, कहां से, लेफ्ट टू राइट। देखिए यहां पर दिया हुआ है सब पर +2 है, सारे कैटायंस पर +2 है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, निकेल। अगर सेम चार्ज है और डिफरेंट मेटल है तो लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, लेफ्ट टू राइट जाइएगा, साइज डिक्रीज ही करेगा, स्मूथली डिक्रीज करेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन अगर सेम मेटल है और उस पर डिफरेंट चार्ज है तो साइज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे फेरिक और फेरस में +2 वाला ज्यादा बड़ा होगा, +3 वाला छोटा होगा। क्यूप्रस और क्यूप्रिक में ये क्यूप्रिक का साइज छोटा होगा, क्यूप्रस का साइज बड़ा होगा। ऐसा इसलिए है, इन दोनों में प्रोटॉन का संख्या बराबर है। मान लीजिए कॉपर में कितना है, 29 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 27। कितना है, 27, और इसमें 28 है। तो यहाँ पर 29 प्रोटॉन 27 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ज्यादा ना खींचेगा भाई, इन कंपेरिजन टू 29 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो यहां पर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इस वजह से क्यूप्रिक का साइज क्यूप्रस से कम होता है और फेरिक का साइज फेरस से कम होता है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो साइज घटता है, ये बात ध्यान में रखना है। देखिए अब हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 3D ट्रांजिशन सीरीज में इन सबों का लिखा गया है। आप एक बात देखिएगा कि स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, बाकी सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जिंक में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई भी वेरिएशन नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक इसी तरह से नो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहाँ स्कैंडियम, तो दोनों किनारे में वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन बीच में खूब वेरिएशन है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए बोला जाता है कि ट्रांजिशन मेटल जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, और ये वेरिएशन मिडिल में जाकर के मैक्सिमम हो जाता है। तो किनारे पर तो कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं आप, जैसे इसका कितना +4, यहाँ +5, +6, +7 हो गया, तो वेरिएशन इंक्रीजेज एंड बिकम मैक्सिमम टू द मिडिल, मिडिल में जाकर के मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद अचानक घट जाएगा, आयरन में, कोबाल्ट में, निकेल में +3, +4 तक मैक्सिमम जाएगा। हाँ, आयरन एक जगह पर क्या है, +6 बनाता है, कहां पर, फेरेट पर। फेरेट कब बनता है, आयरन को जब अल्कलाइन मीडियम में डालते हैं तो फेरेट बनता है, लेकिन फेरेट उतना ज्यादा स्टेबल है नहीं, तुरंत वो इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, Fe2O3 और O2 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। फेरेट जो है अल्कलाइन मीडियम में बनेगा, वो कुछ देर के लिए बनेगा और फिर से डिकम्पोज होकर के मतलब फेरिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन दे देता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस पर कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, क्या है पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि एंड मेंबर्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज डू नॉट शो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात आपको समझा चुके हैं, ड्यू टू आइदर वेरी लेस और वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d और वाइटन
है ना, जैसे एग्जांपल स्कैंडियम और जिंक, है ना। स्कैंडियम के डी ऑर्बिटल में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है, जिंक में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो एक किनारे पर इलेक्ट्रॉन की भारी कमी है, दूसरे किनारे पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा संख्या है, इस वजह से वहां पर वेरिएशन की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन बीच में वेरिएशन ज्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, रिमेनिंग मेंबर्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। देखिए n-1 डी ऑर्बिटल जब कहीं पर भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा तो वहां पर स्टेबिलिटी ढंग का नहीं मिलने के कारण से हमेशा मेटल अपना ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी को चेंज करते रहता है ना। इसी चक्कर में अपने आप को स्टेबलाइज करना चाह रहा है, कभी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो तो किसी भी स्टेट में स्टेबल ज्यादा हो नहीं रहा है, तो वो हर तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके अपने आप को स्टेबलाइज करने का कोशिश करता है एज पर रिक्वायरमेंट। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों वेरिएबल हो जाता है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल के केसेस में, ठीक है। और देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होता है। क्यों कॉमन होता है, क्योंकि अगर देखें तो आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ns2 इलेक्ट्रॉन है। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब भी मेटल से आप 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराइएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, m पर 2+ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2+। इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट काफी कॉमन है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। कारण की क्या कारण है, उसके आउटर मोस्ट सेल में +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 4s में जैसे 3D ट्रांजिशन सीरीज में देखिएगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, क्रोमियम और इसको कॉपर को छोड़ करके अधिकतर में 4s2 ही है। तो 4s2 में क्या होगा, यहां पर कहीं पर भी 4s2 है, वो पहले बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में पाया जाएगा, 11th ग्रुप में पाया जाता है, जैसे कॉपर में पाया जाएगा, सिल्वर में पाया जाएगा, गोल्ड में पाया जा सकता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, अगर आपको बताना ही है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में ns में जितना इलेक्ट्रॉन है और उसका एक अंदर वाला में n-1 d में जितना इलेक्ट्रॉन है, इनके संख्या को आप जोड़ दीजिए। अब जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज कितना दिखाएगा, तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, A25 होता है मैग्नीज, और यहाँ क्या है 4s2 3d5। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है, 2 + 5 मतलब +7, तो +7 ही यह शो कर सकता है, इससे ज्यादा यह शो नहीं करेगा। तो मैग्नीज +7 करता है, ऑस्मियम +8 करता है, रोडियम +8 करता है, रेनियम +7 करता है। तो ये सब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। और अपने ऑक्साइड या फ्लोराइड वाले केसेस में कोई भी मेटल अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर शो करता है, या तो फ्लोराइड में करता है या फिर ऑक्साइड में। फ्लोराइड से भी ज्यादा फेवर्ड है कौन, ऑक्साइड। देखते हैं इसके भी एग्जांपल्स को, देखिए जरा, यहाँ देखिए, ट्रांजिशन मेटल शो देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आइदर इन फ्लोराइड एंड और इन ऑक्साइड्स, है ना। फ्लोराइड में क्यों करता है, फ्लोराइड के पास एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू ऑक्सीडाइज ए ट्रांजिशन मेटल अप टू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, मतलब फ्लोरीन में कुछ एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है कि वह ट्रांजिशन मेटल को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर पाता है। क्यों कर पाता है, पहला कारण है वह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दूसरा क्या है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP क्या है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है, 2.87 वोल्ट, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये जब आयनिक बॉन्ड बनाता है जैसे COF3, तो वहां पर लैटिस एनर्जी यहाँ हाई होता है, इसलिए COF3 यहाँ स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन जहां पर कोवेलेंट है जैसे TiF4, VF5, CrF6, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, तो ये इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये मजबूत बॉन्ड बनाता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि 6 से ज्यादा फ्लोरीन एकोमोडेट नहीं किया जा सकता, है ना। तो 6 से जब ज्यादा नहीं किया जा सकता तो +8 ऑक्सीडेशन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में इसको बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए मैग्नीज का MnF7 आपको नहीं मिलेगा, हाईएस्ट क्या मिलेगा, MnF4 मिलेगा। बात समझ गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लोराइड के केस में, है ना,
ये +6 तक जाता है, +7 +8 में इसको बहुत प्रॉब्लम है, स्पेस की कमी है ना, और ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो देख लीजिए ऑक्साइड में यही चीज ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि MnF4 तो बनता है लेकिन MnF7 अननोन है, ये नहीं बनता है, लेकिन ऑक्साइड बन जाता है, Mn2O7 नोन हो जाता है। ये क्यों होता है? तो पहला रीजन तो है कि स्टेरिक रीजन, more than 6 atom cannot be accommodated in small space around the metal। ये मेटल के चारों बगल जितना जगह है उसमें 6 फ्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन को क्या करना, अरेंज कर लेना, एकोमोडेट कर लेना आसान बात नहीं है। स्टेरिकली वह हिंडर्ड हो जाता है, क्राउडिंग हो जाता है वहां पर, तो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाता है, अनस्टेबल बनता भी है तो टूट जाता है। तो ये बात जरा देखिएगा। बट एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की एबिलिटी है। तो मेटल के साथ ये क्या करता है, ये मल्टीपल, देखिए डबल बॉन्ड बना लिया, तो 3 ही ऑक्सीजन जो है +7 यहाँ पर कर दिया, 3 ही ऑक्सीजन जो है +7 कर दिया। ये बीच वाला ऑक्सीजन जो है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये भी टेट्राहेड्रल, इस पर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए फ्लोराइड जो है वह मोनोवैलेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर ये डाईवैलेंट रहता ना तो 4 ही फ्लोराइड मिल करके क्या कर लेता, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट ले जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के पास यही खूबी हो गया है, देखिए ना, जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +8 है। 4 ही ऑक्सीजन मिल करके, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, तो 4 ही मिल करके क्या कर दिए, 8 बॉन्ड बना दिए, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे MO4, ये टेट्राहेड्रल ऑक्साइड्स, इसमें जैसे ये परमैग्नेट है ना, ये मैग्नाइट है, क्रोमेट है ना, वेनेडियम है, ये सब टेट्राहेड्रल है। इन सबों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D3S है। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास में हमने इतना ही पढ़ाया था और उसको मैंने फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दिया अपने बच्चों के लिए, या जो भी नए बच्चे हैं जो YouTube वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग पूरा देखिए, है ना। ये लिख देते हैं तो कम समय में आप लोगों के लिए हम ये सारा मटेरियल दे पाते हैं। ठीक है, आप लोग अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जय श्री राम।